टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय योजना प्रस्तावित की है? अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या फिर आंध्र प्रदेश? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, असम। असम सरकार 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के माध्यम से असम के लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए प्रति माह 830 रुपये की राशि दी जाएगी। यह असम में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना होगी। इस योजना से राज्य के प्रति विधानसभा क्षेत्र में 15 से 17 हजार परिवार लाभान्वित होंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट विकसित किया है? DRDO, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली या फिर IISc बेंगलुरु? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट विकसित किया है। इसके प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए जून 2020 में DIAT और कोल्हापुर स्थित सिद्धेश्वर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस कंपनी ने पहली बार आयुर्वेदिक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क लॉन्च किया है, जिसका नाम पवित्र पति रखा गया है। इसके अलावा कंपनी द्वारा विकसित एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट को औषधा तारा नाम दिया गया है। ये सूट मेडिकल अस्पतालों, निजी कंपनियों, एयरलाइंस और सरकारी एजेंसियों के लिए विकसित किए जा रहे हैं। इस सूट में सुपर हाइड्रोफोबिक ब्रीदिंग, एंटी माइक्रोबियल, आराम महसूस कर पाने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई यानी PMRU की स्थापना की गई है? गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक में मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई की स्थापना की गई है। यह इकाई नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी तथा कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने साथ मिलकर शुरू की है। PMRU मुख्य रूप से राज्य के सभी नागरिकों के लिए चिकित्सा सुविधा तक पहुंच बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। PMRU के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक शामिल हैं। PMRUs का प्राथमिक कार्य दवाओं की कीमतों की निगरानी, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में NPPA की सहायता करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, शिक्षकों और छात्रों के लिए वर्चुअल शिक्षा क्षेत्र में सीखने की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नए शिक्षा उपकरणों की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक या फिर अमेजॉन? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, गूगल। शिक्षकों और छात्रों के लिए वर्चुअल शिक्षा क्षेत्र में सीखने की सुविधा के लिए गूगल ने नए शिक्षा उपकरणों की घोषणा की है। यह सुविधा गूगल के सभी प्रोजेक्ट्स जैसे मीट, G Suite और क्लासरूम के साथ उपलब्ध होगी। कुछ सुविधाओं को आने वाले महीनों में रोल आउट किया जाएगा, जबकि अन्य इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध होंगे। गूगल अटेंडेंस ट्रैकिंग सुविधा के साथ साथ छात्रों को सवाल पूछने में मदद करने के लिए गूगल मीट में हैंड रेजिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। गूगल का वर्चुअल क्लासरूम 10 भारतीय भाषाओं सहित कुल 54 भाषाओं को सपोर्ट करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है गूगल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? रक्षा क्षेत्र, विदेशी व्यापार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या फिर स्मारक पुनरुद्धार? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, रक्षा क्षेत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया। इसे रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को न केवल घरेलू ज़रूरतों के रूप में बल्कि निर्यात के नज़रिए से भी देखना जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस निकाय के सहयोग से गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान पहल प्रारंभ की है? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय बाढ़ प्रबंधन आयोग, राज्य जल आयोग या फिर आपदा प्रबंधन आयोग? सही जवाब है इसका केंद्रीय जल आयोग।
गूगल के साथ मिलकर केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है। इस पहल से जनता को उस क्षेत्र की बाढ़ की स्थिति के बारे में कई अलर्ट भेजे जा सकते हैं। इसकी सहायता से लोग देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के वर्तमान जल स्तर के बारे में जान सकते हैं। गूगल पहले से ही देश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सार्वजनिक अलर्ट भेज रहा है। फिलहाल ये अलर्ट हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली भाषा में भेजा जा रहा है। गूगल कलर कोडेड नक्शों का प्रयोग करके बाढ़ वाले क्षेत्रों को दर्शाता है। केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1945 में की गई थी। यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की संरचना है? धारवाड़, आर्कियन, कडप्पा या फिर विंध्यन? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, आर्कियन। बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र आर्कियन संरचना का हिस्सा है। आर्कियन संरचना ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित प्राचीनतम संरचना है। इसका विकास आधारभूत चट्टान के रूप में होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में यह नीचे के हिस्सों में मौजूद है। यह केवल दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, बुंदेलखंड के पठार और अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में सतह पर दिखाई देती है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है? सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी या फिर झेलम नदी? सही जवाब है इसका सिंधु नदी। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन या शेर मुख के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत की कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू ग्लेशियर से होता है। यह नदी अपने उद्गम क्षेत्र से निकलने के बाद लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई देमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेघालय का पठार उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से छोटा नागपुर के पठार का ही पूर्वी विस्तार है। इस पठार में पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः गारो, खासी और जयंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केवल एक। मेघालय का पठार उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से छोटा नागपुर के पठार का ही पूर्वी विस्तार है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी और जयंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, जो प्राचीन चट्टानों से बनी हैं। गारो, खासी और जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। यहाँ औसत से अधिक वर्षा होने के कारण लैटेराइट मिट्टी और सदाबहार वनों का विकास हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कश्मीर की वुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? लैगून झील, विवर्तनिक झील, हिमानी निर्मित झील या फिर डेल्टाई झील? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, विवर्तनिक झील। कश्मीर की वुलर झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है। विवर्तनिक झीलों का निर्माण धरातल के उठने अथवा धंसने से होता है। इसी तरह लैगून झीलों का निर्माण तब होता है जब समुद्र का कुछ भाग बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और वेम्बनाथ झील इत्यादि। हिमानी निर्मित झीलें हिमनद अथवा हिमानी के अपर्दन से बनती हैं, जैसे नैनीताल, खुरपाताल और रूपकुंड इत्यादि झीलें। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संरचनात्मक मैदानों का निर्माण पृथ्वी की अंतर्जात शक्ति के कारण हुआ है। नदियों का अदृश्य होना तराई क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केवल एक। संरचनात्मक मैदानों का निर्माण पृथ्वी की अंतर्जात शक्ति के कारण हुआ है। यूएसए में ग्रेट प्लेन तथा अटलांटिक तटीय मैदान और भारत में पूर्वी तटीय मैदान संरचनात्मक मैदान के उदाहरण हैं। नदियों का अदृश्य होना भाबर क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित संरचना है, जहां नदियों का जल फिर से सतह पर प्रकट होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। विलुप्त हो चुकी वूली फ्लाइंग गिलहरी को गंगोत्री नेशनल पार्क में देखा गया है। यह नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात?
तो इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।